हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। दिस इज मिर्चा पांडे, आप सबकी लीगल मेंटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। जैसे कि आप सबको पता है कि बैंकिंग लॉ की सीरीज ऑलरेडी हो चुकी है स्टार्ट, जिसमें कि हमने काफी कुछ इंपॉर्टेंट कवर इससे रिलेटेड कर लिया है। तो अगर आपको इन वीडियोस को एक्सेस करना है, अगर जानना है, समझना है, पढ़ना है, तो आप इजिली इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। कॉलेज ट्यूटर के चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पे सारी जो भी हमने वीडियोस आपके लिए बनाई हैं वो आपको मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ आपको अगर कोई अदर सब्जेक्ट लॉ के पढ़ने हैं तो वहां पे भी मैंने काफी जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी वीडियोस बनाई हैं। अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में वो सब्जेक्ट्स हैं तो दोस्तों आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वो जो वीडियोस हैं होने वाली हैं। ऐसे ही बैंकिंग लॉ की ये जो सीरीज है आप सबके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव एज वेल एज इंपॉर्टेंट भी होने वाली है। अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में ये सब्जेक्ट है, तो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तैयारी करें तो भी ये जो वीडियोस हैं दोस्तों आप सबके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। पिछली वीडियो में हमने प्री इंडिपेंडेंस फेज के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे, जानेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज के बारे में कि कैसे बैंकिंग सिस्टम पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज में इंडिया में रही है। पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज दोस्तों 1947 से लेकर के 1991 का ये जो दौर रहा है, इसको हम पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज कहते हैं। इस फेज में बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कैसे रहे, बैंकिंग सिस्टम इंडिया में कैसा रहा, इसके बारे में जानेंगे। क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं इस पूरे दौरान, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में प्री इंडिपेंडेंस फेज के बारे में डिस्कस किया, तो आप सबको पता ही होगा कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस प्री इंडिपेंडेंस फेज में कैसे रहे थे। काफी सारे बैंक्स थे, काफी सारे बैंक्स में से सिर्फ कुछ ही बैंक्स सरवाइव कर पाए। और वो जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस थे, आप देखोगे कि उसमें भी काफी सारे लूप होल्स हमें देखने को मिले, जिसके की वजह से वो इनइफेक्टिव हमें देखने को मिले। और कई कई तो बहुत ही ज्यादा उसमें मैनेजमेंट इश्यूज आए और उस वजह से ह्यूमन एरर होने लगे, जिसके की वजह से उनका फंक्शनिंग जो है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाया। फिर आ गए ब्रिटिशर्स। आप सबको पता है उन्होंने फिर क्या किया, बहुत ही बुरी तरीके से हमारे जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस थे उनको किस तरीके से अफेक्ट किया, इसके बारे में भी आपने देखा ही होगा। सिर्फ एक बैंक थी जिसको कि नेशनलाइज किया गया था 1955 में, और वो थी एसबीआई। तो अब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम अब बात करेंगे कि कैसे वो जो बिगड़ा हुआ दौर था बैंकिंग सिस्टम के लिए, कैसे उसे सुधारने की कोशिश अब इस फेज में की गई थी। तो सुधारने के लिए दोस्तों सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, फोकस किया कि कैसे हम अपने बैंकिंग सिस्टम जो है उसको स्ट्रेंथनिंग करें, मजबूती प्रदान करें, और फिर उसको दोबारा से ट्रैक पर लेकर के आए, जिसके की वजह से आप देखोगे कि काफी ज्यादा जद्दोजहद गवर्नमेंट को करनी पड़ी। और सबसे पहले जो स्टेप था उन्होंने लिया वो है नेशनलाइजेशन। ठीक है, बैंकिंग का दोस्तों उन्होंने क्या करने लगे, वो नेशनलाइजेशन करने लगे। अब क्या जरूरत आन पड़ी जिसके की वजह से उन्हें नेशनलाइज करना पड़ा बैंक्स को, तो वो है सोशल कंट्रोल। अब आप बोलेंगे कि सोशल कंट्रोल भाई क्या है ये? देखिए, जब पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज में हम घुसते हैं उसके पहले हम प्री इंडिपेंडेंस फेज में थे, जिसमें कि बैंक्स की जो हालत थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसबीआई 1955 में नेशनलाइज कर दिया गया। दैट मीन्स कि और जो सारे बैंक्स थे वो प्राइवेट प्लेयर्स थे। दैट मीन्स कि वो जो बैंक्स थे वो कहीं ना कहीं प्राइवेटली वो फंक्शन किए जा रहे थे, प्राइवेटली वो मैनेज किए जा रहे थे। तो जब एक प्राइवेट प्लेयर होता है तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे मोनोपोली आ जाती है ना। और इसकी वजह से जो उनके जान पहचान होते हैं या फिर जो भी उनके सगे संबंधी होते हैं वो उनको ज्यादा फेवर करते हैं और प्रिफरेबल वो उनको मानते हैं। तो क्या होने लगा, जो प्राइवेट प्लेयर्स थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे, तो अगर उनको लोन चाहिए होता था और उनको एडवांसेस चाहिए होते थे, फंड चाहिए होते, तो इजीली उनको ये जो प्राइवेट प्लेयर्स थे, जो प्राइवेट बैंक्स थी, ये उनको दे देते थे। लेकिन वहीं पे जो हमारी बोल सकते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर थी, जो फार्मर्स थे, अगर उनको किसी लोन की जरूरत पड़ी फार्मिंग वगैरह के लिए, या फिर फंड चाहिए होते थे, या फिर एडवांसेस अगर चाहिए होते थे, तो वो जो प्राइवेट बैंक्स थी वो उन्हें नहीं देते थे, इनकार कर देते थे किसी न किसी वजह से। ये फिर दोस्तों इशू धीरे 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 अराइज हुआ। अब जब अराइज हुआ, गवर्नमेंट तक ये पहुंची बात कि भाई ये जो हमारे मार्केट में ऐसी चीजें हो रही हैं। उसके बाद आप देखोगे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स जो है वो होने लगी। गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि अब हम जो प्राइवेट भी जो बैंक्स हैं उनको भी नेशनलाइज करेंगे, क्योंकि हमारा जो मार्जिनलाइज सेक्टर है, जो हमारे फार्मर्स हैं, उनको चाहिए, अगर उनको फार्मिंग करना है, अगर उनको लोन चाहिए तो उनको लोन नहीं मिल रहा है। और अगर हम इसको नेशनलाइज कर देंगे तो ये अच्छी तरीके से इनको ये जो इनका काम है जो रुका हुआ है, जो नहीं कर पा रहे हैं पैसों की कमी की वजह से, ये कहीं ना कहीं इनकी दूर हो जाएगी। ठीक है, तब आया दोस्तों ये नेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको नेशनलाइज किया गया
आप देखोगे पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया कि स्टेबिलिटी जो है बैंकिंग सिस्टम में उसको लाया जा सके, और इस वजह से आप देखोगे कि बैंकिंग रेगुलेशन जो एक्ट है उसको बनाया गया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में ही बना दिया गया था, लेकिन ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसको एस्टैब्लिश 1935 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे नेशनलाइजेशन जो है बैंक्स की स्टार्ट होने लगी। तो पहले आई समझ लेते हैं कि नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। Nationalization is the transferring of public sector assets to be operated or owned by the central or the state government. जब एक प्राइवेट प्लेयर होता है, जब एक मान लीजिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जब वो अपने एसेट्स को ऑपरेट और ओन करने का जो उसके पास हक होता है, वो जो हक है वो ट्रांसफर कर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसको नेशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि अब इनके पास वो पावर, वो अधिकार जो है, वो अथॉरिटी नहीं रह गई, ये उन्होंने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया गवर्नमेंट को। ठीक है, इसी को नेशनलाइजेशन कहते हैं। दैट मीन्स कि वो अब जो उनका जो इंस्टीट्यूशन था, वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो अब गवर्नमेंट रन करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट ही ऑपरेट करेगी, ओन करेगी। द बैंक्स दैट वर प्रीवियसली फंक्शनिंग अंडर द प्राइवेट सेक्टर वर ट्रांसफर टू पब्लिक सेक्टर बाय द एक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से बैंक्स थे उस समय जिनको की नेशनलाइज किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स ऑर्डिनेंस पास किया 1969 में, एंड नेशनलाइज किया 14 बैंक्स को, जो कि 14 उस समय के लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक्स इंडिया में थे। ठीक है, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। इसी के साथ साथ इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक, यूको बैंक। ये कुछ ऐसे 14 बैंक्स थे उस समय जब इन्होंने उसको नेशनलाइज किया था। उसके बाद आप देखोगे 1980 के दौरान इन्होंने 6 और बैंक्स को नेशनलाइज किया। वो कौन कौन से 6 बैंक्स थे दोस्तों? आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक्स, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कम्युनिकेशंस एंड पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक। ठीक है, तो ये कुछ 6 बैंक्स थे दोस्तों जिनको कि 1980 में इन्होंने क्या किया था, नेशनलाइज किया था। सो ये आपका सेकंड फेज रहा, दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस का फेज रहा, जिसमें कि हमें ये ध्यान रखना है कि बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जाने लगा। क्योंकि जैसे कि मैंने आप सबको बताया दोस्तों, जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर थी, जो हमारे फार्मर्स थे, उनको काफी ज्यादा दिक्कतें फेस करने को मिल रही थी इंडिपेंडेंस के बाद से। अगर उनको लोन लेना होता था बैंक वगैरह से, तो इस वजह से आप देखोगे कि इस फेज में नेशनलाइज किया गया। पहला तो ये रीजन था, दूसरा ये रीजन था कि ये जो बैंक्स थे ये काफी ज्यादा उस समय मजबूत नहीं थे, क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस फेज में इनकी हालत बहुत खराब थी। तो इनमें स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग लाने के लिए, इनको ट्रैक पे लाने के लिए, इनको और भी अच्छी तरीके से फंक्शन करने के लिए आप देखेंगे बैंकों का नेशनलाइजेशन होने लगा इस फेज में। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो फेज है समझ में आया होगा कि इस फेज में क्या हुआ। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज जरूर से जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें बहुत अच्छी लगी हो वीडियो तो, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।